नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भगवान के डाकिए कविता को, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कविता सच में बहुत खूबसूरत है और इसके गहरे मतलब को ना एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर भगवान की ये गुप्त डाकियां हैं कौन और ऐसा क्या खास संदेश है इनके पास जो ये पूरी दुनिया में लेके घूमते हैं। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अपने पहले हिस्से में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कवि ने किन खास किरदारों को भगवान का दूत बताया है। तो ये डाकिये कोई इंसान नहीं है। कवि ने भगवान के डाकिये का खिताब दिया है प्रकृति की दो ताकतों को, पक्षी और बादल। सोचिए, जैसे कोई डाकिया चिट्ठी लाता है ना, वैसे ही ये दोनों भगवान का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और इनकी खासियत ये है कि इंसानी दूतों की तरह ये किसी सरहद में बंधे नहीं हैं। ये तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक का लंबा सफर तय करते हैं, बिना रुके, बिना किसी पासपोर्ट के। इनका कोई दायरा नहीं है। अब सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। कवि ने पक्षी और बादल का इस्तेमाल एक बहुत गहरे रूपक यानी एक मेटाफर के तौर पर किया है। तो चलिए प्रकृति की इस खुफिया भाषा को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यही है सबसे मजेदार फर्क। एक तरफ है इंसानी डाकिया जो तय सरहदों में ही काम कर सकता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है प्रकृति के ये दूत जो पूरी दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं। अच्छा, अगर ये संदेश लाते हैं तो फिर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि आखिर इन संदेशों को, इन चिट्ठियों को पढ़ता कौन है? कवि कहते हैं कि हम इंसान तो इनकी भाषा समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई ये चिट्ठियां कौन पढ़ता है? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, ये सब उसे बाँचते हैं, यानी पढ़ते और समझते हैं। मतलब पूरी प्रकृति आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे से बात करती है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कविता का असली संदेश क्या है। मतलब एग्जाम के लिए इसके मेन आइडियाज, इसके सेंट्रल थीम्स क्या हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी थीम्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये कविता असल में पूरी दुनिया को एक करने की, भाईचारे की बात करती है। ये बताती है कि प्रकृति के लिए कोई सरहद नहीं होती और प्यार हमेशा बंटवारे से ज्यादा जरूरी है। और कवि ने अपनी बात को साबित करने के लिए ना कुदरत से ही बहुत ही कमाल के उदाहरण उठाए हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि प्रकृति के लिए पूरी दुनिया एक है। सोचकर देखिए कितना सुंदर है ये। एक देश के फूलों की खुशबू हवा के साथ पक्षियों के पंखों पर बैठकर दूसरे देश पहुंच जाती है। एक देश की नदियों से उठी भाप बादल बनकर किसी और ही देश में बरस जाती है ना कमाल? तो मतलब साफ है, ये जो सरहदें हैं ये सिर्फ हमारे यानी इंसानों के बनाए हुए बंटवारे हैं। कुदरत के लिए भगवान की बनाई इस दुनिया में देशों के बीच कोई फर्क नहीं है। वो तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। तो ये सारे आइडियाज एग्जाम के लिए एकदम पक्के हो जाएं, इसके लिए चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो इस कविता से पूछा जा सकता है, जो इसके मेन थीम पर बेस्ड है। सवाल है, कविता ये कैसे बताती है कि प्रकृति आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है? एक अच्छे जवाब में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। फिर पक्षी और बादल बिना रोक टोक कहीं भी जाते हैं। और सबसे जरूरी, वो भाप और सुगंध वाले उदाहरण ये बताते हैं कि जब प्रकृति की चीजें बिना बंटवारे के साझा हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि सारी इंसानियत भी एक ही है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल इंसान और प्रकृति के बीच के फर्क को लेकर है। कवि के हिसाब से हम इंसान भगवान के दूतों की लाई चिट्ठियों को क्यों नहीं पढ़ पाते? तो इसका जवाब ये है कि हम इंसानों ने जो दीवारें खड़ी कर दी हैं ना, देश, धर्म, सरहदें, इन्हीं में हम उलझे हुए हैं। और इसी छोटी सोच की वजह से हम वो बड़ी असली तस्वीर देख ही नहीं पाते जिसे पूरी कायनात समझती है। जबकि देखिए, पेड़, पहाड़, नदियां, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एकता का ये संदेश खूब समझते हैं। और आखिर में एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। ये कविता हमें अपना नजरिया बदलने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या होगा अगर हम भी इस दुनिया को अपने दिमाग से नहीं, बल्कि एक बादल या एक पक्षी की तरह बिना किसी सरहद वाली नज़र से देखने की कोशिश करें। सोचिएगा जरूर।